आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी विद ऋचा में। तो आज का जो मैंने टॉपिक रखा है वो रखा है हमारी जो यूनिट 5 है हिंदी कविता और यूनिट 10 है आत्मकथा। तो होता क्या है, इन दोनों यूनिट में स्टूडेंट को काफ़ी कन्फ्यूजन है, कुछ चीज़ें वे बोल रहे हैं कि हमें रिवाइज करवा दीजिए। तो आप जानते हैं यूजीसी नेट हिंदी का एग्ज़ाम 5 मार्च को होने जा रहा है। तो अभी हमारे पास 2 दिन बचे हैं, तो इसीलिए मैंने आज की एक ही वीडियो में दोनों यूनिट रख लिया है, यूनिट 5 भी और यूनिट 10 भी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यूनिट 5 से। मैं आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वे आपको बता दूंगी, जो इम्पोर्टेंट है उनका रिवीजन करवा दूंगी। याद रखिएगा ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, आज यहाँ पर जो है रिवीजन के तौर पर मैंने रखा है। सबसे पहले देखेंगे पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई जो है राइटर है। हमारे सिलेबस में जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है रेवा तट। तो अब सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि रेवा तट पृथ्वीराज रासो का कौन सा सर्ग है। तो याद रखिएगा 27वां सर्ग है। सर्ग भी कह सकते हैं, समय भी कह सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर पहले मैं बता दूँ, पृथ्वीराज रासो के बारे में जानकारी, इसमें 69 समय है, भाषा डिंगल है, रस वीर श्रृंगार, काव्य रूप प्रबंध, ठीक है। अब हम रेवा तट की तरफ चलेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि ये कौन सा सर्ग है, 27वां सर्ग है पृथ्वीराज रासो का। इस सर्ग में पृथ्वीराज चौहान के रेवा तट के समय समीप वन में शिकार खेलने जाने और वहाँ शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी से युद्ध का विस्तृत वर्णन है, ठीक है। इसमें क्या वर्णन है, पृथ्वीराज चौहान का रेवा तट, ये भी याद रखिएगा। रेवा तट किस नदी के किनारे था, नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। समीप वन में शिकार खेलने जाने और वहाँ पर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी से युद्ध का विस्तृत वर्णन है, यानी पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के युद्ध का वर्णन है। रेवा तट पर हुए युद्ध में पृथ्वीराज की विजय होती है। कौन विजय होता है, पृथ्वीराज चौहान। फलस्वरूप मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिया जाता है। रेवा तट का मुख्य विषय पृथ्वीराज और गौरी का युद्ध है और इसका प्रधान रस वीर रस है। परिचय हेतु एक उदाहरण दिया जाता है, इसको हम स्किप कर सकते हैं, यहाँ तक देख लीजिएगा। मैंने बताया आपको जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको भूलने ही नहीं है, वे मैंने यहाँ पर आज रखे हैं। पद्मावत, अगले जो हमारी रचना लगी हुई है यूनिट 5 में वो है पद्मावत। यदि पद्मावत की बात करें तो इसमें टोटल 57 खंड है और जो हमारे पाठ्यक्रम में खंड लगा हुआ है वो लगा हुआ है नागमती वियोग खंड। तो जैसे हमें ये पता होना चाहिए रेवा तट कौन सा सर्ग है, 27वां, ऐसे ही हमें ये पता होना चाहिए जब नागमती वियोग खंड हमारे सिलेबस में लगा हुआ है तो ये 30वां खंड है पद्मावत का, ये भी आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी की बात करते हैं, क्योंकि जो पद्मावत ये रचनाएं ये मलिक मोहम्मद जायसी की है। तो यहाँ पर ये पेज मैंने शुक्ल की बुक का रखा है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए रखा हुआ है, यहाँ पर बस टाइप किया हुआ है। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी, एक तो प्रसिद्ध पद्मावत, दूसरी अखरावट, तीसरी आखिरी कलाम। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वे जायसी की 3 ही रचना मानते हैं, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। अखरावट के बारे में बात करें, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें क्या है, वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आखिरी कलाम क्यों इंपॉर्टेंट है, आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। पूछा जाता है किस रचना में, जायसी की कौन सी रचना में कयामत का वर्णन है, तो याद रखिएगा आखिरी कलाम। फिर है जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है पद्मावत, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीड़ से भरा हुआ था। क्या लोक पक्ष में क्या अध्यात्म पक्ष में, दोनों ओर उसकी गूढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। पूछा जा सकता है ये पद्मावत के विषय में किसने कहा है, तो याद रखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, क्योंकि पद्मावत का नागमती वियोग खंड आपके सिलेबस में लगा हुआ है। फिर यहाँ पर नागमती वियोग खंड के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं, ये आप एक बार मैं देख देती हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दूंगी। ये तो यहाँ पर हो गया 30वां खंड है नागमती वियोग खंड। इसमें जो पात्र है इंपॉर्टेंट वे है रतन सिंह, पद्मावती और नागमती। आगे चले गए, देखो मैं आपको जल्दी इसलिए करवा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपका कम टाइम में रिविजन हो जाए, क्योंकि आपको खुद से भी पढ़ना होगा, एग्जाम में 2 ही दिन बचे। यहाँ पर आगे चलते हैं। आगे फिर जो अगली रचना है वो है भ्रमर गीत सार, जो कि सूरदास का है। इसमें महाकवि कृत सूर सागर के 10वें स्कंद में भ्रमर गीत की रचना है। तो याद रखिएगा भ्रमर गीत कहाँ पे है, सूर की रचना है, सूरदास के सूर सागर, उसमें 10वें स्कंद में जो है भ्रमर गीत की रचना है। भ्रमर गीत सार के संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उप संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। इस पुस्तक में कुल 400 पद हैं।
पुस्तक के वक्तव्य और आलोचना रामचंद्र शुक्ल और आमुख विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। आमुख मतलब भूमिका, जो भर्मरगीत सागर की भूमिका है। ठीक है, आगे चलते आ गया रामचरितमानस, तुलसीदास का है और हमारी में जो है 7 कांड है रामचरितमानस में। आपको 7 के 7 कांड का नाम याद होना चाहिए। उत्तरकांड गोस्वामी तुलसीदास के महाकाव्य श्री रामचरितमानस के 7 कांडों में अंतिम है। हमारे जो सिलेबस में लगा हुआ है वो लगा हुआ है उत्तरकांड, और उत्तरकांड कौन से नंबर का कांड है? सबसे अंतिम कांड है। ठीक है, उत्तरकांड की कथा वस्तु के 2 भाग है। आरंभ में मूल कथा है, राम अयोध्या पहुंचते हैं जहाँ उनका भव्य स्वागत होता है। वेद स्तुति एवं शिव स्तुति के साथ उनका राज्याभिषेक किया जाता है। वानरों को विदा किया जाता है। राम राज्य एक आदर्श राज्य के रूप में उपस्थित होता है। ये यहाँ पर थोड़ा उत्तरकांड के बारे में आप लोग देख लीजिएगा। आगे यहाँ पर है बिहारी सतसई, जो कि संपादक है जगन्नाथ रत्नाकर। बिहारी ने सिर्फ एक काव्य ग्रंथ की रचना की जिसे सतसई या बिहारी सतसई कहा जाता है। तो बिहारी सतसई जो रचना है वो किसकी है? बिहारी की। सतसई गाथा सप्तशती और आर्य सप्तशती की परंपरा की ही रचना है, जिसमें कुल 700 छंद होते हैं। बिहारी सतसई छंदों की संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कोई बताता है उसमें 713 है, कोई 16 बताता है, 716 बताता है, कोई 719 छंद बताता है। तो ये आप रखिएगा ध्यान। लेकिन जो बिहारी रत्नाकर है, जो लिखी है संपादक है जगन्नाथ दास रत्नाकर में, उसमें लिखित टीका में बताया गया है कि इसमें 713 दोहे है। ठीक है, इसमें एक इम्पोर्टेंट कोटेशन ये है जॉर्ज क्रियर्सन की, पूरे यूरोप में एक भी कभी बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता। ये किसने कहा है? जॉर्ज क्रियर्सन ने। आगे चलेंगे, आगे हम देखेंगे प्रिय प्रवास महाकाव्य। ये खरी बोली का हिंदी का महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य है। प्रिय प्रवास 1914, बिल्कुल समय याद रखिएगा, कालक्रम में भी पूछा जा सकता है। और इसके राइटर कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहोत। अगर इसमें सर्ग की बात करें तो 17 सर्ग है। कमेंट करके बताइएगा मुझे कामायनी में कितने सर्ग है, साकेत में कितने सर्ग है। यह आपकी जिम्मेदारी है, आप मुझे कमेंट कर बताइए। खरी हिंदी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। जो प्रिय प्रवास है इसका सर्वप्रथम नाम रखा गया था ब्रजांगना विलाप। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वनवर्तों पर आधारित है। इम्पोर्टेंट है, प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे चलेंगे, फिर अब भारत भारती। ये रचना है मैथिली शरण गुप्त की। भारत भारती का समय क्या है? 1912, बिल्कुल याद रखिएगा। प्रिय प्रवास का पीछे हमने देख लिया समय, यहाँ पर भारत भारती का 1912। भारत भारती जो है 3 खंड में विभाजित है, अतीत खंड, वर्तमान खंड, भविष्यत खंड। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल वे कोर्ट वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें पूछे जाने की पूरी संभावना है कि कौन भारत भारती का खंड है, कौन नहीं है। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा मुसद्दसे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई थी। इन 2 रचनाओं से जो है मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती लिखने की प्रेरणा मिली थी। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है और इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। आगे चले गए, मैथिली शरण गुप्त की हमारे सिलेबस में 2 रचनाएं लगी हुई है, भारत भारती और साकेत। भारत भारती 1912, साकेत 1931 यानी 31। मैथिली शरण गुप्त को साकेत रचना की मूल प्रेरणा सन 1908 में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली। देखो मैं आपको समझा देती हूँ, जो ये लेख है यहाँ पर दिया हुआ है, मैथिली शरण गुप्त को साकेत रचना की मूल प्रेरणा, जो उन्होंने साकेत रचना लिखी उसकी मूल प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली थी? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक लेख लिखा था कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता 1908 में, जो कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, वहाँ से उनको प्रेरणा मिली थी। और ये लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस नाम से लिखा था? भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से लिखा था। कंफ्यूज मत होइएगा, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक लेख लिखा कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, जो 1908 में सरस्वती में प्रकाशित हुआ, और ये लेख उन्होंने किस नाम से लिखा था? भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से नहीं लिखा था, अपने छद्म नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से लिखा था। इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांस है। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अयोध्या। इसमें 12 सर्ग है, देख लीजिएगा। ये एक सर्ग चाहे तो एक जगह लिख लीजिएगा, प्रिय प्रवास, साकेत, कामैनी, इनके।
इसे डॉक्टर नगेंद्र ने जनवादी काव्य कहा है, इम्पोर्टेंट। और एक नोट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। ये यहाँ पर हमारी 2 स्लाइड हो गई, मैथिली शरण गुप्त की, एक भारत भारती के विषय में, एक साकेत के विषय में। मैंने आपको बताया कि आज मैं रिवीजन करवा रही हूँ तो बहुत बिल्कुल मेन पॉइंट रखे। फिर है जयशंकर प्रसाद, इनकी रचना जो पाठ्यक्रम में लगी हुई है आंसू। आंसू का समय क्या है, 1925। जयशंकर प्रसाद कृत आंसू 133 छंदों का वीर्य प्रधान स्मृति काव्य है। तो आंसू में कितने ग्रंथ है, 133 छंद है, वो आप याद रखिएगा। सॉरी, ग्रंथ नहीं, छंद। आंसू में 133 छंद है और ये हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। किसको, आंसू को हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। आगे जयशंकर प्रसाद की कामायनी भी हमारे सिलेबस में लगी हुई है 1935। कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कामायनी के कौन कौन से सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। अगर हम कामायनी की बात करें तो 15 सर्ग है इसमें। शांत रस, दर्शन, आनंदवाद। जो मुख्य पात्र है मनु, श्रद्धा, हीरा, कुमारी, ये सबको पता ही होता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ है वो है इनका क्रम। 15 के 15 सर्ग आपको पता होने चाहिए, क्रम से पता होने चाहिए। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, क्रम, ईर्ष्या, ईरा, सपने, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ये 15 सर्ग है, क्रम वाइज आपको ये याद होने चाहिए। प्रतीक हमें याद होती है। मनु क्या कहते हैं, मनु का प्रतीक कौन है, मन। श्रद्धा का हृदय, ईरा का बुद्धि, कुमार का मानव। फिर एक ये पॉइंट है, जो आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी है उन्होंने कामायनी को कहा है छायावाद का उपनिषद। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। तो पेपर में पूछ लिया जाता है कि छायावाद का उपनिषद कामायनी को किसने कहा है, तो याद रखिएगा शांति प्रिय द्विवेदी। आगे अब यहाँ पर जो है मैंने जो सिलेबस में कविता लगी है उनका समय रखा है और उनके काव्य संग्रह रखे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की देख लेते हैं। जूही की कली 1916। मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर जो सन लिखा गया है वो जिस काव्य संग्रह से कविता ली गई है उस काव्य संग्रह का है। और यदि कविता का सन मुझे मिला है तो ये मैंने बराबर में ही लिख दिया। जूही की कली का यहाँ पर ये कली है, काली नहीं, इसको सही कर लीजिएगा। जूही की कली का समय वेरी इंपॉर्टेंट। जूही की कली, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, इनका समय ऐसा है अलग अलग भी पूछ लिए जाते हैं। मतलब एक क्वेश्चन यही बना देंगे, राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष है तो बिल्कुल याद रखिएगा 1936। तो जूही की कली 1916 किस काव्य संग्रह में संकलित है, परिमल में। और परिमल का समय क्या है, 1930। फिर है जागो फिर एक बार, ये भी परिमल काव्य संग्रह में है और समय है 1930। फिर है सरोज स्मृति। सरोज स्मृति का समय है 1935 और 36। कहीं पर आपको 35 मिलेगा, कहीं पर 36 मिलेगा। ये जो प्रकाशित हुई थी ये याद रखिएगा अनामिका के द्वितीय संस्करण में हुई थी। याद रखिएगा द्वितीय में हुई थी और अनामिका के द्वितीय संस्करण का प्रकाशन वर्ष है 1938। ऐसे ही राम की शक्ति पूजा समय वेरी इंपॉर्टेंट 1936। ये भी अनामिका द्वितीय संस्करण में प्रकाशित हुई थी और उसका प्रकाशन क्या है 1938। फिर है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता का प्रकाशन वर्ष है 1942। फिर बांधो ने नाव इस ठाव बंधु, अर्चना में काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई थी और जो है इनका समय 1950। अब आप मुझे कमेंट कर बताइएगा, ये तो कविता हो गई निराला की, किसी एक राइटर का इसी नाम से उपन्यास भी है तो कमेंट कर बताइएगा बांधो ने नाव इस ठाव बंधु किस राइटर का उपन्यास है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मुझे खुशी होगी कि हाँ आप लोग मेरी क्लास देख रहे हैं और आपका रेस्पॉन्स भी आ रहा है। तो प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिर जो अगले राइटर हमारे सिलेबस में है सुमित्रा नंदन पंत। इनकी 3 कविता हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है, परिवर्तन, प्रथम रश्मि, द्रुत जरो, जगत के जीन पत्र। परिवर्तन किस कविता संग्रह में है, पल्लव में है और इसका समय क्या है 1928। प्रथम रश्मि कविता संग्रह वीणा में है 1927। द्रुत जरो जगत के जीन पत्र युगांत कविता संग्रह में संकलित और युगांत का प्रकाशन वर्ष क्या है 1936 है। जो 1936 में प्रकाशित रचनाएं हैं उनको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे हमने कल भी देखा था गोदान उपन्यास 1936 में, इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद की कहानी, कफन कहानी प्रेमचंद की 1936 में है। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। राम की शक्ति पूजा 1936 में है। ठीक है, ये 4-5 मैंने मेन इंपॉर्टेंट रचनाएं बता दी, एग्जाम में भी खूब पूछी जाती है। फिर है महादेव वर्मा। महादेव वर्मा की हमारे सिलेबस में 4 कविताएं लगी हुई है। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, काव्य संग्रह नीरजा में 1935।
जो काव्य संग्रह, मान लीजिए हमारे सिलेबस में बीन व्यू में तुम्हारी रागनी व्यू लगी हुई है कविता, तो ये जिस काव्य संग्रह में आपको उसका प्रकाशन वर्ष याद होना चाहिए। यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो, किस काव्य संग्रह में? दीप शिखा में है, 1942। फिर विकल है प्राण मेरे, किस काव्य संग्रह में है? सांध्य गीत, 1936। फिर है मैं नीर भरी दुख की बदली, किस काव्य संग्रह में है? सांध्य गीत में, 1936 में है। आगे चलिए, आगे है उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है और ये महाकाव्य है। इसके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि इसे 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब यदि हम यहाँ पर उर्वशी की बात करें, इसका प्रकाशन वह 1961 में हुआ था। यह 5 अंकों में विभाजित है। उर्वशी में कितने अंक है? 5 अंक है। यह एक काव्य नाटक है। इसके महत्वपूर्ण पात्र निम्न है। आपको उर्वशी महाकाव्य के पात्र याद रखने होंगे। पुरूरवा, मैथिली, च्यवन, आयु। आयु कौन था? पुरूरवा उर्वशी का पुत्र। विस्मना, नारी में नारी पात्र कौन कौन से हैं? उर्वशी, ओशिनरी, सुकन्या। ये याद रखिएगा। आगे फिर एक रश्मि रथी हमारे सिलेबस में लगी हुई है, रचना रामधारी सिंह दिनकर की, 1952 और 7 सर्ग। एक जगह नोट कर लीजिएगा, प्रिय प्रवास, कामायनी, जितने भी हमने पीछे देखे, साकेत, रश्मि रथी, उसमें क्या कहते हैं, अभी उर्वशी देखा, उसमें 5 अंक है, तो ये एक जगह थोड़ा नोट कर लीजिएगा। आ गया फिर नागार्जुन। नागार्जुन के हमारे सिलेबस में कितनी कविताएं लगी हुई है? 6 कविताएं लगी हुई है। कालिदास, सतरंगे पंखों वाली में संकलित है, 1959। बादल को घिरते देखा है, वेरी इंपॉर्टेंट कविता है। युगधारा कविता संग्रह में संकलित है, 1953। फिर अकाल और उसके बाद, सतरंगे पंखों वाली में 1959। खुरदरे पैर, सतरंगे पंखों वाली में है, 1959। यानी 3 कविताएं सतरंगे पंखों वाली कविता संग्रह में है। कौन कौन सी? कालिदास, अकाल और उसके बाद खुरदरे पैर। फिर है युगधारा में जो है 3 कविताएं युगधारा में संकलित है, 3 सतरंगे पंखों वाली में। युगधारा में कौन कौन सी है? बादल को घिरते देखा है, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ। युगधारा का समय क्या है? 1953। और सतरंगे पंखों वाली का समय है 1959। आगे अज्ञे की बात करेंगे। 5 कविताएं हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है। कलगी बाजरे की, हरी घास पर छनवर में संकलित है और समय क्या है? 1949। हरी घास पर छनवर, ये तो है ही इसी काव्य संग्रह में संकलित, 1949। यह दीप अकेला संकलित है बाबरा एरी में। बाबरा एरी का समय क्या है? 52। ऐसा अध्याय वीणा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कविता। ऐसा अध्याय वीणा, राम की शक्ति पूजा, भूल गलती, अंधेरे में, बादल को घिरते देखा है, ये ऐसी कविता है जहाँ से डीपली क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ऐसा अध्याय वीणा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेपर में क्वेश्चन ना आए। राम की शक्ति पूजा से क्वेश्चन ना आए, ये सब चीज़ें ऐसी है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। 6-7 कविता बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ लेनी चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो कोई नहीं, परेशान मत होइएगा। अब आप जो पढ़ चुके हैं ठीक है, कोई नया टॉपिक मत उठाइएगा कि मेरा तो ये रह गया ये रह गया, नहीं। अब आप बस रिविजन कीजिए अपने नोट्स से। अब आपको एक ही काम करना है, 2 दिन बचे हैं। आगे चले गए हम। आगे है यह दीप अकेला, बाबरा एरी में है संकलित कविता। ऐसा अध्याय वीणा, आंगन के पार द्वार में संकलित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है कितनी नावों में कितनी बार, ये तो कितनी नावों में कितनी बार से इनका काव्य संग्रह उसी में संकलित है। आगे भवानी प्रसाद मिश्र, 2 कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है। गीत फरोश, सतपुरा के जंगल, और दोनों कौन से कविता संग्रह में है संकलित? गीत फरोश में ही है। गीत फरोश का समय क्या है? 1953। आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा जल्दी करवा रही हूँ, जल्दी इसलिए करवा रही हूँ, ये सब हम पहले डिटेल में पढ़कर आ चुके हैं। आज बस मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ, शुरू में भी मैंने बोला था। 3 कविताएं मुक्तिबोध की, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में। ये 2 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये तीनों ही किस कविता संग्रह में है? चांद का मुंह टेढ़ा है। आगे चलेंगे। आगे है सुदामे पांडे, धूमिल, आज के अंतिम राइटर है हिंदी कविता वाली यूनिट के। 4 कविताएं सिलेबस में लगी हुई है। नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और सांसद। नक्सलवाड़ी जो कविता संग्रह है संसद से सड़क तक में है, 1972। ये 3 कविताएं तो जो है हमारी एक ही काव्य संग्रह में है, 1972 में प्रकाशित हुआ। फिर रोटी और सांसद, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी मतलब ये मुश्किल से 8 लाइन, हाँ 8 लाइन की कविता है ये, और मतलब बड़ी अच्छी कविता है और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। रोटी और सांसद, ये किस कविता संग्रह में है? कल सुनना मुझे, और प्रकाशन वर्ष क्या है? 1976। तो यहाँ पर जो है हमारी बात हो गई
जो हमारे यूनिट 5 में रचनाएं लगी हुई थी। ये यूनिट 5 के जितने भी कवि है उनका कालक्रम है। ये तो मैंने आपको कल ही क्लास में करवाया है, जिसमें मैंने आपको यूनिट 5, 6, 7, 8, 9, 10 6 के 6 यूनिट में जितने रचनाकार लगे हैं सबका कालक्रम करा दिया। लेकिन अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी है तो यहाँ पर देख लीजिएगा, कालक्रम लगा हुआ है। अब हम चलेंगे अपने अगली यूनिट की तरफ, जो कि है यूनिट 10। यहाँ पर बात करेंगे यूनिट 10 की। ठीक है, यूनिट 10 में सबसे पहले जो रचनाएं लगी हुई है उनका कालक्रम देख लेते हैं। प्रकाशन वर्ष भी याद रखना। सबसे पहले है मेरी तिब्बत यात्रा 1937, प्रेमचंद घर में 1944, माटी की मूर्ति 1940। जब मैं आपको ये बोल रही हूँ मेरी तिब्बत यात्रा रचना, तो आपके दिमाग में आना चाहिए इनके राइटर और इनकी क्या विधा है, क्योंकि अन्य गद्य विधाएं तो यहाँ पर आपको संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, ये सब विधाएं मिलेगी यूनिट 10 में। तो आपके दिमाग में जब मैं पढ़ रही हूँ मेरी तिब्बत यात्रा, तो आपको राइटर और विधा का नाम तुरंत याद आ जाना चाहिए। 1937, प्रेमचंद घर में 1944, माटी की मूर्ति 1946, अरे यायावर रहेगा याद 1953, संस्कृति के 4 अध्याय 1956, क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, आवारा मसीहा 1974, एक कहानी है भी 2007, मुर्दैया 2010, आपूतरी 2015। हमारे सिलेबस में टोटल यूनिट 10 में 14 रचनाएं लगी हुई है। 10 का मैंने कालक्रम बता दिया। 4 रचनाएं ये है, इनका कालक्रम कहीं नहीं मिलता तो इसलिए मैंने इनको अलग से लिख लिया। एक साहित्यिक की डायरी, ठकुरी बाबा, भोलानाथ का जीव, जामुन का पेड़। अब हम इनको देख लेते हैं, ये कौन सी विधा की है, इनका समय क्या है। सबसे पहले आत्मकथा देखेंगे। आत्मकथा हमारे सिलेबस में 4 लगी हुई है। 2 दलित आत्मकथा है। कौन कौन सी? मुर्दैया और आपूतरी। मुर्दैया का प्रकाशन वर्ष 2010, आपूतरी का प्रकाशन वर्ष 2015। और आत्मकथा की बात करें, क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, एक कहानी है भी 2007। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए जो सिलेबस में हमारी रचनाएं लगी है उनकी विधा क्या है। ठीक है, फिर है जीवनी। 2 जीवनी है सिलेबस में। प्रेमचंद घर में 1944, आवारा मसीहा 1974। यहाँ से आपको जो ये विधा वाला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष, यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर फंस जाएंगे आराम से। ठीक है, यात्रा वृत्तांत। 2 यात्रा वृत्तांत हमारे सिलेबस में। अरे यायावर रहेगा याद 1953, मेरी तिब्बत यात्रा 1937। अब देखो यहाँ पर सिलेबस पिछले साल की क्वेश्चन है 2022 में। यहाँ पे क्या किया था, अरे यायावर रहेगा याद की विधा पूछ ली थी, क्या है। तो इसीलिए आपके जो सिलेबस है उसको याद करना जरूरी होता है। संस्मरण, माटी की मूर्ति 1940, ठकुरी बाबा स्मृति की रेखाएं 1947 में संकलित है। जो संस्मरण है 2 लगे हुए हैं। माटी की मूर्ति 1940 और जो ठकुरी बाबा है ये महादेव वर्मा का संस्मरण है, स्मृति की रेखाएं उसमें संकलित है। और स्मृति की रेखाएं का समय क्या है 1947। फिर डायरी है एक साहित्यिक की डायरी। और एग्जाम में क्या कर रहा था ये पूछ लिया था, मुक्तिबोध की रचना है। तो जाहिर सी बात है हमारे सिलेबस में लगी हुई है तो हमें पता होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, एक साहित्यिक की डायरी। आगे है व्यंग्य कहानी है 2, भोलाराम का जीव, जामुन का पेड़। आलोचनात्मक लेख है संस्कृति के 4 अध्याय 1956 में। यहाँ पर थोड़ा जो आत्मकथा है उनके बारे में देख लेते हैं। ये रामचंद्र तिवारी की बुक का पेज है। आपूतरी 2015 रमणिका गुप्ता की प्रकाशित आत्मकथा का दूसरा खंड है। जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है आपूतरी, वो दूसरा खंड है रमणिका गुप्ता की आत्मकथा का। प्रथम जो भाग था उसका नाम क्या है, हादसे है, और 2005 में प्रकाशित हुआ था। इंपॉर्टेंट है, हादसे 2005, आपूतरी 2015। रमणिका गुप्ता की आत्मकथा के 2 भाग है, हादसे और आपूतरी। आपूतरी जो है एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा है। फिर हम मुर्दैया की तरफ चले गए। ये भी रामचंद्र तिवारी की बुक का पेज है। मुर्दैया आत्मकथा के भी 2 भाग है। मुर्दैया 2010, मणिकर्णिका 2014। इसके 2 खंड थे। डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा है, 2 खंड है। मुर्दैया 2010 में प्रकाशित हुई, मणिकर्णिका 2014 में प्रकाशित हुई है। ठीक है, और इसमें जो दिखाया गया है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। केंद्र में दलित जीवन, उनकी अंधश्रद्धाएं, कर्मकांड, क्योंकि दलित आत्मकथा है, मैं आपको पहले बता देती हूँ। भूतों के प्रति भय, सवर्णों का जीवन, दलितों का संघर्ष, आपसी होड़, जो एक दलित उसमें होता है वो ये सब इसमें दिखाया गया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर जो ये पंक्ति है ये इंपॉर्टेंट है। एक तो ये मैनेजर पांडे की पंक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट है। तुलसी राम की आत्मकथा उनके जीवन और वैचारिक संघर्ष की अधूरी कथा है।
हिंदी की दूसरी अनेक आत्मकथाओं से तुलसीराम की आत्मकथा में एक विशेषता यह है कि दलित की आत्मकथा होने के नाते केवल उनके व्यक्तित्व के निर्माण और विकास की कथा न होकर उनके समुदाय के जीवन में मौजूद गरीबों, अशिक्षा, अंधविश्वास, यातना, अपमान और जीवन जीने की लालसा की कथा भी है। और मुर्दैया की भूमिका में तुलसीराम खुद कहते हैं, जब हमने मुर्दैया की भूमिका पढ़ी थी, मैंने एक अलग से क्लास ली थी मुर्दैया के ऊपर, उसमें हमने जो है भूमिका भी पढ़ी थी, उसमें ये लिखा हुआ था, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली कोटेशन तो है मैनेजर पांडे की। तुलसीराम की आत्मकथा उनके जीवन और वैचारिक संघर्ष की अधूरी कथा है, मैनेजर पांडे की है। और जो ये वाली कोटेशन है आने वाले मुर्दैया के दूसरे खंड में, दूसरे खंड यहाँ पर बात हो रही है मणिकर्णिका की, ठीक है। दूसरे खंड में घर से भाग जाने के बाद कलकत्ता, बनारस और दिल्ली होते इंग्लैंड और सोवियत संघ रूस तक की यात्रा का लेखा जोखा होगा। मूलतः यह यात्रा मार्क्सवाद से बौद्ध दर्शन की है। ये किसने कहा है? खुद डॉक्टर तुलसीराम ने कहा है मुर्दैया की भूमिका में, इम्पोर्टेंट है। आगे यहाँ पर मुर्दैया के जो पार्ट है वे रखे हुए हैं 7 भागों में विभाजित है और एग्जाम में पूछ जाता है, इनमें से 3-4 नाम दे देंगे कौन से है मुर्दैया का भाग, कौन सा नहीं है, तो ये आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये पेज यहाँ पर रखा है। आगे चले गए, क्या बोलूँ क्या याद करूँ, एग्जाम में पूछ लिया जाता है जैसे क्या बोलूँ क्या याद करूँ, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का कौन सा भाग है, तो याद रखिएगा प्रथम। और टोटल कितने भाग में आत्मकथा बच्चन की? 4। क्या बोलूँ क्या याद करूँ, 1969, नीड का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978, 10 द्वार से सोपान तक 1985। क्या बोलूँ क्या याद करूँ, 1969, नीड का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978, 10 द्वार से सोपान तक 1985। इंपॉर्टेंट है, इनका प्रकाशन वर्ष भी याद होना चाहिए और क्रम से याद होना चाहिए। फिर यहाँ पर जो है ये भी रामचंद्र तिवारी की बुक का पेज है, इसमें जो इम्पोर्टेंट कोटेशन है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहली बात तो ये कि 4 खंडों में प्रकाशित हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा स्वयं उन्हीं के शब्दों में एक स्मृति यात्रा यज्ञ है। तो जो बच्चन सिंह है उनकी आत्मकथा उन्हीं के शब्दों में क्या है, एक स्मृति यात्रा यज्ञ है, इम्पोर्टेंट। और ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है तो उम्मीद है क्या पता इस बार ही आ जाए। और एक ये वाली कोटेशन इम्पोर्टेंट है धर्मवीर भारती की, हिंदी में अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी, साहस और सद्भावना से कह देना यह पहली बार हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो जब आप बच्चन सिंह की आत्मकथा पढ़ते हो, क्या बोलूँ क्या याद करो, जैसे ही पेज ओपन करते हो ये कोटेशन आपको लिखी मिल जाएगी धर्मवीर भारती की। आ गया फिर यहाँ पर मैंने दलित आत्मकथाएं यहाँ पर रखी हुई है, क्योंकि दलित आत्मकथाएं एग्जाम में खूब पूछी जाती है। तो जब हम यहाँ पर यूनिट 10 पढ़ ही रहे थे तो मुझे लगा एक बार जितनी भी दलित आत्मकथाएं हैं वे भी आपकी नज़रों के सामने से गुजार देनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर रखी है। देख लेते हैं मोहनदास नेमस्ट्राय की दलित आत्मकथाएं, याद रखिएगा ये सभी दलित आत्मकथाएं हैं। अपने अपने पिंजरे 1995, 2 भाग है और ये हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है। हिंदी की पहली दलित आत्मकथा क्या है, अपने अपने पिंजरे। फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि झूठन, कौशल्या बसंती दोहरा अभिशाप, माता प्रसाद झोपड़ी से राजभवन तक, सूरजपाल सिंह तिरस्कृत संतप्त 2002, शिवराज सिंह बेचैन बेवक्त गुजर गया, मेरा बचपन मेरे कंधों पर, 2 आत्मकथाएं इनकी दलित। फिर है रमाशंकर आर्य घुटन, पीछे तो हमने देखी यहाँ पर झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की, और यहाँ पर आगे क्या है घुटन रमाशंकर आर्य की। तुलसीराम जो कि हमारे सिलेबस में लगी हुई है, मुर्दैया 2010 प्रथम भाग, मणिकर्णिका 2013 दूसरा भाग, कहीं कहीं पर 2014 भी मिलता है समय। D.R. जाटव मेरा सफ़र मेरी मंजिल, किशोर शांताबाई काले छोरा कोल्हाटी, रूपनारायण सोनकर नागफनी, इम्पोर्टेंट। प्रथम भाग मेरी जीवन की वायवल 2007, धर्मवीर इम्पोर्टेंट है, मेरी पत्नी और भेड़िया। याद रखिएगा ये धर्मवीर भारती नहीं है, ये धर्मवीर है। और यहाँ पर हम दलित आत्मकथा ये देख रहे हैं, सुकीला टकबोरे शिकंजे का दर्द। यहाँ पर जो है ये दलित आत्मकथाएं हो गई। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर आज की क्लास में आपको क्वेश्चन मिलेंगे और आप रिवीजन करते रहिए, खुद के नोट्स पढ़ते रहिएगा। मैं आपको हर क्लास में बता रही हूँ कि खुद के नोट्स बिल्कुल पढ़ते रहिएगा। PYQ पर पकड़ बना लीजिए। अगर आपने अभी तक PYQ सॉल्व नहीं किया तो 2 दिन बचे हैं। आज जो है 2020, 21, 22 के PYQ एक बार अपनी नज़रों के सामने से गुजार लीजिए कि वहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। और यदि आपका अब भी कोई डाउट है तो आप मुझको भेज दीजिएगा। यहाँ पर यूनिट 10 के जितने
राइटर है उनका कालक्रम है। ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, लेकिन मैंने आज यहाँ पर भी रखा हुआ है। जिन्होंने नहीं देखी वो क्लास, वो यहाँ से देख लीजिएगा। बात पढ़ने का है, कहीं से भी पढ़े आप, लेकिन पढ़ लीजिएगा, अपनी तैयारी कर लीजिएगा। और यदि आपका भी कोई डाउट है तो आप मुझको मेरी ईमेल आईडी पर भेज दीजिए, टेलीग्राम पर भेज दीजिए, या इसी वीडियो के नीचे भेज दीजिएगा। और यदि आपका एग्जाम को लेकर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा। एग्जाम में किसी डाउट के साथ मत जाइएगा। अभी 2 दिन है, अगर कोई डाउट है पूछ लीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगी कि आपका डाउट दूर कर सकूँ। और आप लोग मेरी वीडियो को तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, यूजफुल लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।